बॉन्डिंग के बारे में, वो मुझे बताना स्टार्ट करो। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता है, आज तक किसी ने कुछ बताया है या सुना है, बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, बॉन्ड बनने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए। हाँ बोलो। मैंने सर ये पहले सुना था, मतलब हाँ हाँ कि बोलो बोलो। कनेक्शन जो होता है वो टू सरफेसेस या ऑब्जेक्ट का हम्म वो साथ में रहता है, स्पेशली जब भी सब्सटेंस या हीट या प्रेशर रहता है। हम्म ठीक है, और बताओ। सर केमिकल मतलब दो एटम कभी बॉन्ड होते एक साथ जब लोग को अपना ऑक्सीडेट या डुप्लेट फुलफिल करना रहता ठीक है, गुड। और बहुत बढ़िया। देखो प्रसिद्ध ने बहुत अच्छी बात बताई, और ये सिंकू ने अच्छी बात बताई। और बताओ, तो और केमिकल बोलो बोलो बोलो। तो केमिकल So बॉन्ड attraction between atoms and particles. एक एक करके बोलो, चलो पहले So संस्कृति वो। bond is the force of attraction between the atoms. ओके गुड, बहुत बढ़िया। पीयूष ने बताया, चलो और बोलो। बहुत बढ़िया, सब बता रहे हैं। और बताओ। तो कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए नियरेस्ट इनर्ट गैस का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। बहुत अच्छा, ग्रेट। और बोलो, और बोलो। है। बॉन्डिंग तीन तरह का होता है, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये 19183 कौन है? ये कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? 19183। अच्छा ठीक है, चलो कोई। देखो, बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है, ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना कि बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है। कोई बताएगा कि बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है? मतलब दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, या बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी जब ऐसा होगा। सर सर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा रुको, मैं तुमसे दूसरी तरीके से पूछता हूँ। मान लो अभी तुम 11th में हो, ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. इसको कनेक्ट करना कॉन्सेप्ट से। तुम 11th में हो, तुम्हारे पास फ्रेंडशिप करने के तीन ऑप्शन है कि एक बार तुम 11th के ही किसी बच्चे से दोस्ती करोगे, और एक बार एक है कि वन क्लास 1 के किसी बच्चे से दोस्ती करोगे, और एक बार तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि कोई पीएचडी करने वाले से दोस्ती करोगे। तो कौन सा ऑप्शन तुम दोस्ती के लिए प्रेफर करोगे? सर जो 11th में। जो 11th में है। क्यों? इसके साथ क्यों दोस्ती करना चाहोगे? और उससे ज्यादा चीजें रिलेट हो सकती है, जैसे कि अगर हम लोग सेम क्लास में हैं, तो टॉपिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा रिलेशन हो सकता है। फिर वो आईक्यू जो रहेगा वो सेम लेवल का रहेगा, तो ठीक है, अंडरस्टैंड। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको साइंस में कनेक्ट करो। बॉन्डिंग के लिए जो दो एलिमेंट हैं उनकी एनर्जी नियरली इक्वल होनी चाहिए। जो दो एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी उनकी एनर्जी नियरली क्या होनी चाहिए? नियरली इक्वल एनर्जी। समझा ना? जैसे अगर कोई तुमसे फिर पूछे कि बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, कि जिन दो एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग इफेक्टिव तब होगी जब उनके बीच में एनर्जी क्या होगी? नियरली इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, आप सेकेंड चीज बताओ। मान लो तुम्हें किसी से हाथ मिलाना है, और तुम मान लो सेकंड फ्लोर पे हो, तो तुम 5th फ्लोर वाले से आसानी से हाथ मिला लोगे?
सेकंड फ्लोर वाले से आसानी से हाथ मिला लोगे या ग्राउंड फ्लोर वाले से आसानी से हाथ मिला लोगे? So So second floor. second floor वाले. सेकंड फ्लोर। मतलब जिन एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो प्लेनर होनी चाहिए। अभी दोनों चीजें ध्यान में रखोगे। बेसिक कंडीशन पहली क्या कि नियरली इक्वल एनर्जी, और दूसरी वो लोग क्या होने चाहिए बताओ? प्लेनर होने चाहिए, Planar होने सेम चाहिए. प्लेन, सेम प्लेन में होने चाहिए। सही है? Yes sir. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अपन आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे। Yes. Yes sir. अच्छा, अब जैसा देखो प्रसिद्ध भी बता रहा था कि जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मेनली 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। क्या? आयनिक, कोवेलेंट, Covalent bond. और थर्ड वाले कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड है उसके बारे में ईमानदारी से बताओ, किसको कुछ पता है? तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ बोलो ना। सर कोऑर्डिनेट, अपन, हाँ सर कोऑर्डिनेट में हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और any other element can join that molecule without sharing any electrons, and the provider of both the electrons will be the parent electron. अच्छा, और बताओ, चलो बोलो। प्रसिद्ध ने बताया, और लोग बताओ। अच्छा चलो सबसे पहले एक काम करते हैं। हाँ, आयनिक बॉन्ड के बारे में चलो पहले बताओ। आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने NaCl की बात कर ली, है ना? यस सर। तो Na क्या है? Na के पास पहले 2 8 1 इलेक्ट्रॉन थे, सही ना? इन्होंने Yes इन्होंने sir. एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो ये हो गए Na+। तो इन्होंने क्या हो गया, ये 2 और 8 हो गए। और Cl पहले कितना था बताओ? 2 8 7 था। 2 इन्होंने 8 7. एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ले लिया, और ये Cl माइनस हो गया, ये 2 8 8 हो गया। सही है ना? यस सर। Yes sir. मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव। Positive charge. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर क्या आता है? Negative नेगेटिव। charge. Negative. ठीक है। अच्छा एक ऐसे ही बना लो अपनी नोटबुक में, फिर अपन डिस्कस करते हैं। MgCl2 ऐसे ही बनाओ, आयनिक बॉन्ड जैसा हमने लिखा है अपनी नोटबुक में, ऐसे लिख लो सिस्टमेटिकली। बना लिया MgCl2 का? यस सर। हाँ बोलो। Mg क्या होगा? 2A2 है ना? यस सर। फिर -2 इलेक्ट्रॉन, Mg2+, सही है? 2 8 है ना? ठीक है। और 2 क्लोरीन को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2Cl-। समझा सबको? Yes sir. अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड सबको समझ में आया ना कैसे बनता है?
Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है? सर क्योंकि Stable उसका only है। नियरेस्ट एटॉमिक गैस का कंट्रीब्यूशन चाहिए सर, इनर गैस का हाँ, अपना ऑक्टेट का कंट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा, एक मजे की बात देखोगे, रुको मैं बताता हूँ, देखना। तो मुझे ये बताओ, Na ये वाला जो प्रोसेस होगा, इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में? तो एनर्जी रिलीज होगी। सब लोग सोच के बताओ। मतलब कि तुमको Na को एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से एनर्जी रिलीज होगी? तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सर एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो पता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है हमको, इवन मुझे भी था बहुत दिनों तक बचपन में। देखो हमको ऐसे पढ़ाया ही जाता है, तो हमें ये कंफ्यूजन रहता है, हमें लगता है ये 2-8 हो गया, ये स्टेबल हो गया, और ये 2-8-1 है, ये अनस्टेबल है, ऐसा ही लगता है ना हमको। Yes, sir. अब देखो होता ही क्या है ना कि ये पता है इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? ये इलेक्ट्रॉन इसलिए देता है ना कि ये मेटल है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज लूज करना। करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब तुमको ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना एंडोथर्मिक होता है। तो तुमको एक बात समझ में आ रही है, अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब तुमको तो एनर्जी देनी पड़ रही है ना, मतलब अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। और अगर इसका रिवर्स प्रोसेस कर दो, ये एक्सोथर्मिक हो गया, है ना? Yes, एंडोथर्मिक, sir. एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, और इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक का एनर्जी रिलीज, है ना? तब तो ज्यादा स्टेबल ये हो गया ना, समझा? Yes, sir. है ना? तो स्टेबिलिटी की तरह नहीं बोलोगे, जिसपे चार्ज होता है वो वैसे भी अनस्टेबल होता है। तुम सोचो ना, जिसपे चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कि जिसपे चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा? जिसपे चार्ज चार्ज नहीं नहीं होगा। Charge जिसपे नहीं चार्ज होगा। नहीं होगा, एग्जैक्टली एकदम सही, जिसपे चार्ज नहीं होगा। तो ये हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है गलत तरीके से, तो उसको सही कर लो। मतलब Na इलेक्ट्रॉन इसलिए दे रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि Na प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। समझा? ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. तो जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उसमें जो केटायन होते हैं उनके पास कौन सी टेंडेंसी होती है, मेटेलिक कैरेक्टर की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक ना, जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो लोग मेटल हुआ करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या हुआ करेंगे बताओ? नॉन मेटल, है ना? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो नॉन मेटल होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो मेटल होंगे। समझा यहां तक ना सबको? यस सर। अच्छा ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन जब भी तुम निकालोगे किसी एटम से वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, समझा ना? क्योंकि तुम सोचो ना, उसके
सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसके लिए तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे मान लो एक कोवेलेंट सर बॉन्ड में बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अच्छा कोवेलेंट ठीक है, बॉन्ड कहते हैं। एक अपन बना के देखते हैं। जैसे मान लो एक मैं O2 बनाता हूँ, मान लो O2 बनाने का ट्राई करता हूँ। तो O2 के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये समझ में आया ना, ये जो मैंने बोला कि O2 के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. अरे बोलो, ये बात समझ में आती है कि O2 के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. Yes. हाँ, ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, 8 और 16, तो ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 and 6, तो बैलेंस सेल में 6 हुए ना, तो देखो ये हो गया। अब इनको लेकिन 8 चाहिए ना यहाँ पे, Yes, sir. तो देखो इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा सर। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए। तो अभी देखो इनके पास कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 8 3 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 7 8 8 इनके पास हो गए। और इनके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इनके पास हो गए। समझा ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है। जरा तुम अपने नोटबुक में N2 बनाने का ट्राई करो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, N2 बनाने का ट्राई करो अपनी नोटबुक में। Sir, done. डन। देखो N2 बनाते हैं। N क्या है, N के देखो बैलेंस सेल में 5 है। समझ में आया? 8 8 हो गए दोनों। समझा? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अब एक बात बताओ, जैसे H2 की अगर हम बात करें, H2, तो देखो ना H2 तो 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो सर गया, डुप्लेट फाइनल करेगा। सही ना? Yes, sir. तो देखो Yes, कभी sir. कोई 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाता है, कोई 8 से सेटिस्फाई हो जाता है। 18 से कौन से लोग सेटिस्फाई होता है, वो लोग अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या 2 से कौन से सेटिस्फाई होते हैं, 8 से कौन से सेटिस्फाई होते हैं, ये कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम कैसे पता करेंगे किसी एलिमेंट को देख के कि वो 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा, कि वो 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा, कि वो 18 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा, या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा? ये अपन कैसे पता करेंगे? बोलो, अनन्या बोलो। सर जो भी नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा उसके बेसिस पे। नहीं, और कोई बताओ। अनुप्रिया बोलो। सर इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। शास्त्री बोलो। शास्त्री यस सर। आप बोलो, कैसे पता करेंगे? प्रसीद बोलो। पता नहीं सर। अच्छा नहीं पता है। और कौन है? सोनाक्षी आई है कि नहीं? हाँ आई तो है। सोनाक्षी बोलो।
सोनाक्षी, योगेंद्र बोलो। अच्छा नहीं आइडिया किसी को, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जिसके पास n1 होता है, n याद है क्या होता था, n याद है क्या, बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। n1 के पास सिर्फ s होता है। s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, याद करो, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। 1। कितने, बोलो बोलो। एक ऑर्बिटल होता है इसके पास, अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ तो देखो जिसके पास n1 है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। n2 के पास क्या होता है, s और p, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में और 6 इलेक्ट्रॉन p में आ सकते हैं। तो n2 वाले जितने लोग होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएगा। n3 s p और d, तो मतलब 2 s में 6 p में d में 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करी, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने नाइट्रोजन की बात करी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब क्या, 2 सेल है ना इसके पास, n2, तो इसको 8 चाहिए। लेकिन अगर हमने फास्फोरस की बात कर ली, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, यहाँ पे n3 है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा। सल्फर की बात कर ली, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये 18 से सेटिस्फाई होगा। समझ रहे हो ना मैं जो ये सब बोल रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अनन्या Yes, समझा? Yes, sir. तो जहां n2 है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अगर n ग्रेटर देन 2 है तो डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब जिनका n 2 से बड़ा है वो 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल नहीं होते। प्रोसीड, समझा? यस सर। पक्का सबको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ Yes, में आ sir. रहा है तो मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा कि नहीं? फॉलो करेगा। नहीं, sir. फॉलो करेगा। Yes, sir. देख के बताओ, क्लोरीन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा कि नहीं? सर नहीं करेगा। Sir, नहीं नहीं करेगा, करेगा। नहीं करेगा, करेगा, sir. नहीं करेगा, एकदम सही बात बोली। अच्छा, ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा कि नहीं? यस सर Yes, करेगा। sir, करेगा। Yes, sir. करेगा। जिनॉन, नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा, है ना। n2 के बाद जहां पे भी n2 क्रॉस हुआ, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ क्लियर ही नहीं है। मतलब n2 से ज्यादा, तो n2 वाले लोग कितने होंगे, देखो 1s2 2s, तो और अच्छा कट रही है अभी तुम लोगों को? हाँ सर अभी ठीक है। अभी भी कट रही, अब ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सही है. हाँ, Yes, sir. तो 1s2 2s2 2p6 वाली कंडीशन में n2 है, इसके बाद देखो 3s2 आता है, तो मतलब ऑक्टेट रूल कब तक फॉलो होता है, अप टू एटॉमिक नंबर, बताओ क्या, 10। Yes, sir.
मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो होने के लिए एटॉमिक नंबर कहां तक ऑक्टेट रूल फॉलो होगा? जब तक एटॉमिक 10. नंबर कितना होगा? 10। समझा ना? एटॉमिक नंबर 10 के बाद ऑक्टेट रूल तुम्हारा फॉलो नहीं होगा। यहां तक समझ में आया ना सबको? यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कुछ। जैसे देखो मैं PCl 5 की बात करता हूँ। देखो इसने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड बना लिए, देख रहे हो ना? फास्फोरस ने, फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इस फास्फोरस ने कितने कर लिए? 10 इलेक्ट्रॉन। समझा? तो बहुत बार तुमसे नीट में पूछा जाता है, नीट और IIT दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, कौन सा नहीं। तो ये अभी पता कर लेंगे हम लोग। जैसे SF6 बनाते हैं, SF6। तो देखो सल्फर भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर मैं पर्टिकुलर ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ, ये अभी मैं आगे तुम सीखोगे तो तुम समझोगे कि मैं ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ। तो ये सल्फर कितने हो गए? 6 बॉन्ड सल्फर ने बना लिए। देखो ये देखो सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये क्या हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है यहाँ तक? सर आपने एक लाइन रॉकेट क्यों किया? क्या प्रसीद बोलो फिर से। सर आप एक फ्लोरीन का लाइन रॉकेट क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ना, ये प्लेन के अंदर होता है बेसिकली, ऐसा बन जाता है प्रसीद। अभी आगे सीखेंगे तो अपन सीखेंगे ऐसे। ये स्क्वायर प्लानर बन जाता है और एक बॉन्ड ऊपर रहता है और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे रहता है। समझा? ओके। तो मैं बताऊंगा, ये दोनों अभी तुम बॉन्ड नहीं समझो, अभी जब तुम थोड़ा और आगे पढ़ लोगे तो समझोगे एग्जैक्टली कि हमने ऐसा क्यों किया था, है ना? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना कि कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है कौन नहीं। ठीक है। अच्छा अब देखो अपन कोऑर्डिनेट, Yes. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो क्या होता है, जैसे अपन O3 का कंडीशन लेते हैं, O3। ठीक है। अब देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन एक जो तीसरा ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको देखो ऐसे डोनेट किए जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों साइड काउंट होंगे। जैसे देखो इसके मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इधर से मिले, तो 8 इसके हो गए। समझा सबने? इसके 8 दिख रहे हैं। इस ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बन गए। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, है ना? तीनों के देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों से शेयर नहीं कर सकता? अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कैसा हो जाएगा?
रुको बताना, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसे ऐसे कर ले, sir. ऐसा बोल रहे हो ना। Yes, sir. देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हाईली अनस्टेबल है। ऐसे हुआ क्या होगा ना, सबसे पहले पता है क्या हुआ होगा, बहुत पुराने जमाने में ना किसी ने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ढूंढा नहीं गया होगा ना, तो किसी ने ये स्ट्रक्चर बताया होगा, समझा पीयूष? तो फिर हुआ क्या होगा, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो इस स्ट्रक्चर में बहुत छोटे से एरिया में, जैसे ये तो तुम समझ रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, ऐसे ऐसा समथिंग, समझ रहे हो ना? Yes, sir. और इनके बीच में रिपल्सन क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा, Yes, sir. क्योंकि देखो ना इतने छोटे से एरिया में सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। Yes. रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, Yes. ब्रेक हो रहा होगा, है ना? तो पहले किसी ने देखा होगा Yes. इसको मॉलिक्यूल को किसी ने देख लिया होगा और बता दिया हमें कि ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे जैसे अभी अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो तुमको समझ में आएगा, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ऐसे रहता है, इसका दोनों पार्ट में बना देता हूँ, देखो ऐसे रहता है ये। अंतर क्या है बताओ दोनों में? एक बार इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और एक बार इससे, है ना? अरे मतलब ये ऑक्सीजन नंबर अगर 1 लिख लो, ये ऑक्सीजन नंबर 2 लिख लो और ये ऑक्सीजन नंबर 3 लिख लो, तो एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन नंबर 2 एंड 3 में बना, है ना? Yes. और Yes. Yes, sir. और फिर किसमें बना, Yes, sir. 1 एंड 2 में बना। Yes, sir. अब देखो दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, Yes. है ना? Yes. तो अगर मान लो इस Yes, sir. मॉलिक्यूल की एनर्जी 50 जूल थी, तो अगर इसके तुमने 2 मॉलिक्यूल बना दिए, तो अभी इसकी एनर्जी कितनी कितनी हो गई होगी, 25 जूल और 25 जूल, है ना? Yes, sir. तो अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, समझा? तो देखो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं ऐसे, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए O3 ऐसे एग्जिस्ट करता है। O3 मतलब ओजोन, समझा ना? Yes, sir. अब ये जो लोन पेयर डोनेट करता है ना, उसको डोनर बोलते हैं। जो डोनेट करेगा उसके क्या बोलेंगे बताओ? डोनर है। और जो एक्सेप्ट Donor. करेगा, जैसे ये तुम्हारा क्या है, डोनर है, Acceptor. और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. अच्छा अगर समझ में आया तो जरा सीओ का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, बताओ मुझे। एक सीओ का बना दो और एक HNO2 का बनाने का ट्राई करो, HNO3 का बनाने का ट्राई करो, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो तो।
Sir, done. चेक कर लो, गलती नहीं होना चाहिए, देख लो एक बार अच्छे से चेक कर लो, देखना गलत ना हो, फिर बताता हूँ। चलो बनाते हैं अपन, सबसे पहले सीओ का बनाते हैं। देखो ऐसे ही बनाया क्या, देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 होते हैं और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 होते हैं। सही है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो समझ में आया? ईमानदारी से Yes. बताओ सब। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो सेकंड बनाते हैं, HNO3 वाला। HNO3 वाला सबने बना लिया है क्या? देखो Yes, ये sir. हुआ, HNO3 में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। 5. तो देखो पहले O से 2 बना लिए, ये 2 हो गया तुम्हारा, और एक ऑक्सीजन को देखो ये लोग ऐसे दे देते हैं। Yes, sir. और देखो ये O, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ? क्लियर हुआ? सर थोड़ा सीओ पे डाउट है, SNO3 हाँ, हुआ था। सीओ बनाते हैं ना फिर से, रुको स्टार्टिंग से बनाते हैं। ये तुम्हारा हाँ बताओ, ये पहले अपन ने बना लिया, ठीक है? यस सर। अब बोलो। और सर वो बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे क्या? किसके बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के कि ऑक्सीजन के? नहीं, एक मिनट से नहीं, गलत बोला, एक मिनट। क्या अभी कार्बन का कैसे फ्यूल होगा? कार्बन का कार्बन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बाहर, वो कैसे स्टेबल होगा? कार्बन का बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 4 बना दिए। अब क्या बोलना चाह रहे हो तुम? कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस सर। हाँ, अब क्या बोल रहे हो बताओ?
बोलो हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। समझा सर, अभी हाँ समझा सर। नहीं, फोर्सफुली मत समझो, अच्छे से समझा। यस। देखो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 कम है तो 2 इन्होंने दे दिए, तो इन्होंने 2 ले लिए तो इनके 8 हुए, 1 2 3 4 5 6, 2 ये मिल गए 7 8, समझा ना। यस। और इनके भी 1 2 3 4 5 6, 2 ये मिल गए। क्लियर हुआ? यस। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है बताओ? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऐसे एरो बनाएंगे, और जब कभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा ऐसे बनाएंगे। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, तो कोई केस बताओ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी, सोच के। सर NF3। NF3 में क्या? NF3 तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, देखो। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला केस कौन सा हो सकता है? या दिमाग पे जोर लगाओ सब लोग। देखिए कौन बताता है। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होगा सर। नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो पूरा अलग। ऐसा कोई केस बताओ जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ऐसे केस में उनको एक ही इलेक्ट्रॉन देना हो रहा है। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना, अभी कार्बन के 4 होते हैं, है ना? बोलो। कार्बन के पास 4 होते हैं ना बैलेंस सेल में, Yes, sir. तो अभी इसके पास कितने हो गए बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अभी। अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. तो अभी इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 1 electron. The one और electron. इसके किसी से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। Yes. मतलब कोई इसको क्या कर दे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, समझा? है ना? अब जैसे देखो ऐसी सिचुएशन मान लो आगे कोई, अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? So 2 electron. अभी इसके पास कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं ना। Yes. तो अगर ऐसी कभी भी ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है देखो। नाइट्रोजन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया है मान लो,
नाइट्रोजन मान लो, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बना लिए हैं। एक पहले नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं वो बता दो मुझे। Sir, 5. 5 होते हैं। 5. अब नाइट्रोजन ने मान लो 2 बॉन्ड बना लिए, तो कितने हो गए इसके पास? 7. 7 हो गए ना। 7. तो Yes, इसको sir. चाहिए ना, इसको चाहिए ना कि यहाँ पे कोई एलिमेंट हो और इसको क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो जब एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो ऐसा एरो बनाओगे, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो ऐसा एरो बनाओगे। क्लियर हुआ? Yes. सर जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई था। 3 की शेयरिंग नहीं होती, मैक्सिमम 2 की ही हो सकती है, 2 या 1, समझा? 3 नहीं होगा, है ना? ओके। समझा ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब देखो Yes, हुआ sir. क्या कि देखो फिर ये सब डिस्कशन करने के बाद ना हमारे मन में आ गया कि कोई कंपाउंड आयनिक होगा, कोई कोवेलेंट होगा, है ना? लेकिन फिर पता चला कि कोई भी कंपाउंड ना 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट। हर कंपाउंड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है और थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, समझा? समझा मेरी बात? जैसे देखो ना, NaCl है ना, तो NaCl को तुम 2 तरीके से बना सकते थे, एक तो Na+ और Cl- बना देते, या कैसे बना देते? ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है तो इस पे आ रहा है Δ- और इस पे आ रहा है Δ+, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरा इस साइड शिफ्टेड है, समझा? Δ- का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा क्लाउड है वो किधर जा रहा है? C. ये जो पूरा क्लाउड है किसकी तरफ जा रहा है? क्लोरीन की तरफ, है ना? तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर दिख रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है ना ये। हाँ सर। अरे देखो ना, मैं कुछ बोलूं ना तो देखो, मैं तुम लोग एक जनरल बात बता रहा हूँ कि तुम समझो कि अगर यहाँ से कोई लेवल स्टार्ट होता है तो हम लोग इस यहाँ वाले लेवल वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वहां पे भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो जब तक तुम इंटरेक्ट करोगे ना तो मुझे परफेक्टली आइडिया, जब तुम कुछ नहीं बोलोगे ना तो मुझे लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, और फिर मैं सोचूंगा कि तुम इस लेवल पे हो। तो तुमको मुझे बार बार, मैं कोई भी कुछ भी बोलूं ना, तो तुमको जब तक परफेक्टली समझ में ना आए ना तब तक तुम मुझे रोक दो। कुछ भी एज्यूम नहीं कर लेना है, कुछ भी वैसे, जब तक परफेक्टली समझ में आ जाए नहीं समझना है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे NaCl है, NaCl ना 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है, उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर है और थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर है, समझा? मान लो 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट है, या 70% आयनिक है, 30% कोवेलेंट है। पूरा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता या पूरा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, समझा? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? Yes. Sir. क्योंकि Yes, sir. पहले हमें क्या लगता था ना कि NaCl सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है, समझा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर भी होता है, मतलब वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, सही है ना? अब अगर हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो हम इसको ऐसे देखते हैं Na+Cl-, और अगर हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं तो हम इसको कैसे बनाते हैं? Δ- और Δ+, समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो तुम्हें मैंने बताया, ये एक साइंटिस्ट था फजान्स करके, उसने फजान्स रूल दिया था। तो
तो जरा ये रूल लिखो तो तुम्हें परफेक्टली समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। लिखो लिखो, स्मॉल साइज cation and large size anion favor covalent character. Small size cation and large size anion favor covalent character. समझा? लिख लिया? Yes, sir. अब देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो उसने क्या बोला कि जैसे देखो जब तुमने प्लस माइनस तोड़ दिया तो देखो ये तुम्हारा प्लस है और ये तुम्हारा माइनस है, सही है ना? आयनिक बॉन्ड बना लिया मान लो तुमने, ठीक है? ठीक है ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. रुको यार, तुम लोग बोलते रहो, सब शांत हो गए। ये सोनाक्षी बोली नहीं। सोनाक्षी हो तुम क्लास में? है नहीं क्लास में, ये बस लॉग इन कर दिया है इसने। अनन्या हो ना क्लास में तुम? Yes, sir. अनन्या तुम बोलते रहो, है ना? सर मैं बोल रही हूँ। अच्छा तुम बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज बीच में अनुप्रिया क्लास में हो तुम? Yes, sir. हाँ तो ठीक है, तुम लोग बोलते रहो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो। पीयूष बोलो तुम भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो, है ना? Okay, sir. मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस और ये माइनस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आयनिक बॉन्ड बन गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। अब देखो, लेकिन ये प्लस जो रहेगा ना, फरजान ने बताया कि देखो जब आयनिक बॉन्ड आप जो बोलते हो ना कि 100% आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ऐसा होता नहीं। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये जो प्लस है ना, ये इस माइनस को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कुछ ऐसा हो गया, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने क्या कर दिया, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये पोलराइजेशन हो रहा है। तो तुम एक बात बताओ, जब माइनस को अपनी साइड प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो अभी तो तुमने बनाया था क्या, Na प्लस और Cl माइनस मान लो बनाया था, और फिर तुम क्या कर रहे हो, Na प्लस को फिर इससे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना थोड़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तुमने 100% आयनिक माना था, लेकिन अब देखो जब माइनस से Na प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो तुम किधर की तरफ बढ़ रहे हो, कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ये चीज तुमको परफेक्टली समझ में आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। अगर नहीं आ रही तो मुझे बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ फिर से कि देखो Na प्लस और Cl माइनस 2 हुआ था, प्लस ने माइनस को खींचा, तो जब प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब Na प्लस Cl माइनस का माइनस खींच रहा है अपनी साइड, तो हम आयनिक से किधर की साइड बढ़ रहे हैं, कोवेलेंट की तरफ, सही है ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. एक बात तुम्हें Yes, समझ sir. में आई कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये समझ में आया कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Yes, sir. अच्छा अब देखो फजान ने क्या बोला, स्मॉल साइज केटायन। स्मॉल साइज केटायन क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, सोच के बताओ। अट्रैक्शन बढ़ जाता है। साइज छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल रहेगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने के लिए। समझा सबने? Yes, sir. Yes, sir. sir. सर ठीक। मतलब सारे आयोनिक बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। हाँ मतलब ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं होता जो 100% आयनिक हो। मतलब प्रैक्टिकली 100% आयनिक नहीं होगा, है ना? Okay. मतलब थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो 100% आयनिक नहीं, तो उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहेगा। ये हो सकता है कि 95% आयनिक हो, 5% कोवेलेंट हो। समझा? Yes, sir.
Yes, उसका sir. उसका लॉजिक समझ रहे हो ना, प्लस माइनस होने के बाद फिर प्लस माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, मतलब पोलराइज करेगा, ठीक है। तो जितना छोटा कैटायन रहेगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर हमने क्या बोला, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन। एनायन बड़ा क्यों होना चाहिए? उसके पास कम पावर रहेगी तो वो तो सर उससे कम जल्दी से पावर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो आसानी से कैटायन उसको खींच पाएगा ना। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, अगर ये न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर है, बहुत दूर है, तो इसका इस पे कंट्रोल कम रहेगा, बाहर वाले का इस पे कंट्रोल ज्यादा रहेगा, तो आसानी से खींचेगा ना। समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसीलिए उसने क्या बोला, स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, फेवर्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये जो हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रहा है, जो इसने इसके शेप को डिफॉर्म कर दिया। पोलराइजेशन क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनायन। अच्छा, अब एक बात बताओ, पता है ये क्या करता है? इसके पास होता है पोलराइजेशन पावर। इसके पास होता है पोलराइजेशन पावर, और इसके पास क्या होता है? पोलराइज एबिलिटी। समझ रहे हो ना? इसके पास क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी। कैटायन के पास क्या होता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास क्या होता है? पोलराइजेशन पावर। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास क्या होता है? बताओ, पोलराइज होने की एबिलिटी। सही है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. एक पॉइंट और लिखो इसके बाद। ये सब नोट कर लो पहले, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो ये सब, और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो मुझसे। Sir, covalent character का definition क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर तो एक कैरेक्टर है ना, उसको कैसे डिफाइन करोगे? प्रोसीड। Yeah, meaning. जैसे देखो ना, मान लो मैं बोलूं कि प्रसीद बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है? मैं बोलूं कि प्रसीद जेंटलमैन है, ठीक है? तो फिर जेंटलमैन को कैसे डिफाइन करेंगे? समझा? मतलब Yes, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ही मैंने बोला कि प्रसीद कोवेलेंट कैरेक्टर, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आ गई, अच्छा सर कोवेलेंट कैरेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना? yes, क्लियर हुआ? Yes, sir. yes. अच्छा, ये सब नोट कर लो जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा का मतलब प्रसीद की कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। Yes, yes, समझा. टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. अच्छा, Yes, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ size of cation is small and charge is more, polarization power will be more. साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ साइज ऑफ anion is more, if size of anion is more and charge is more, polarizability will be more.
लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, फिर बताता हूँ। एक पॉइंट और लिखो। इफ ionic character is more, melting point will be more. If ionic character is more, melting point will be more. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे देखो, अगर periodic table में बात करें तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देखो ये अल्कली मेटल है, ठीक है? और इनका साइज टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? The increase इंक्रीज होता होता है. है, इंक्रीज होता है। ऊपर से Yes, नीचे sir. आओगे तो इनका साइज बढ़ेगा। अब जैसे तुमसे मैंने पूछा अगर कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl, इसमें मैंने पूछा कि आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने की LiCl का. आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो ध्यान से आंसर बताओ मुझे। LiCl का. देखो ध्यान से 2 मिनट का टाइम ले लो, कुछ जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से मुझे आंसर बताओ। सर क्या आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज? बोलो बोलो। सर मैं रिकन्फर्म कर रहा था, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। देखो ना, आयनिक और कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, समझा? क्योंकि दोनों का सम तो 100 ही होना है। तो अगर एक किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बताओ किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सर LiCl. Sir, LiCl. LiCl का आयनिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा होगा बताओ? रीजन के साथ बताओ क्यों LiCl का? हाँ, Li का सर वो सर अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा रहता है सर. सोच के बताओ। सर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास ज्यादा होते हैं तो सर अच्छा बॉन्ड, सर स्टेबल बॉन्ड बना सीधा सकते हैं. तुम सीधा फजान रूल लगा के आंसर बताओ। फजान रूल लगा के अनन्या। हाँ, CaCl का होना चाहिए सर सबसे ज्यादा आयनिक। एकदम सही, गुड, सही आंसर है। बताओ CaCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों है? क्या उसके कैटायंस के साइज की वजह से। हाँ, नहीं तुम पूरा खुल के बताओ ताकि सबको समझ में आए। सर उसके कैटायन का साइज, सर as the size of the cation increases, the polarization decreases. So the CS element is larger in size. देखो तुमने क्या लिखा कि स्मॉल साइज कैटायन, देखो एनायन फिक्स है,
एनायन को कंपेयर नहीं करना। अब तुमने क्या बोला, स्मॉल साइज कैटायन और लार्ज साइज एनायन फेवर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसमें सबसे छोटा ये है, तो ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर फेवर करता है ना, मतलब LiCl सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये मोस्ट कोवेलेंट होगा, और ये मोस्ट आयोनिक होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, कोवेलेंट बनाने के लिए तुमको स्मॉल साइज कैटायन चाहिए, तो अगर लार्ज साइज कैटायन होगा तो क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा ना, समझा सबको? Yes, sir. अब देखो तुमको कितना वो रहता था, तुम्हें लगता था कि NaCl को तुम हमेशा आयनिक की तरह देखते थे, लेकिन देखो उससे ज्यादा आयोनिक लोग हैं, दिख रहा तुम्हें? वो तो कोवेलेंट Yes, की sir. जैसे है ना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जैसा आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, वैसा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा, समझा? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अब जैसे ऐसे ही ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब टॉप टू बॉटम आने पे ये इंक्रीज होता है। तो अभी एक ही बार में सही आंसर बताना, अभी गलती नहीं करना है तुम लोग। LiF, LiCl, LiBr और LiI है अपने पास, कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड बताना है। So, मतलब increasing. ऐसे इंक्रीज मतलब सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले लिखना है। Okay, sir. I think LII होगा। LiI होगा। LiI क्यों होगा अनुप्रिया, बोलो? सर क्योंकि सर I का सबसे ज्यादा लार्ज साइज है इसलिए। क्योंकि तुमने क्या है, स्मॉल साइज कैटायन, तो कैटायन तो सारे आइडेंटिकल है, तो अपने को लार्ज साइज एनायन चाहिए, तो सबसे बड़ा एनायन क्या है, आई है, समझा? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, फिर इतना पढ़ के आना, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो बाय, इतना पढ़ के आना अगली क्लास में अच्छे से। Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू यार सबको, चलो बाय, मिलते हैं फिर, है ना?